यूपी में शहरियत कानून और एनआरसी को लेकर होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान पुलिस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के खिलाफ कानूनी लड़ाई और भी तेज हो गई है। इस कानूनी लड़ाई में मुख्तलिफ मज़ाहिब के कानूनदा अपनी खिदमात बढ़ चढ़कर पेश कर रहे हैं। कानूनदानों का कहना है कि जब तक कसूरवार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती उस वक्त तक ये लड़ाई जारी रहेगी। पेश है मुश्ताक आमिर की खास रिपोर्ट। गुज़िश्ता दिनों शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर यूपी पुलिस ने तशद्दुद और बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी थी। पुलिस की बर्बरियत के इन मनाजिर ने इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले कानूनदानों को सख्त तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अज़-खुद नोटिस ले लिया और इस बारे में रियासती हुकूमत से जवाब भी तलब किया। मुजफ्फरनगर की जिसमें एक मदरसे के बच्चे की पिटाई की गई थी और उस में बच्चे की पिटाई की गई थी, उसका भी हम लोगों ने जब चीफ साहब का ध्यान आकृष्ट कराया तो चीफ जस्टिस ने उसको भी उसी पीआईएल के साथ कनेक्ट कर दिया और स्टेट के बिहाफ पर वहाँ पर उपस्थित एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल मिस्टर ए.के. गोयल ने नोटिस रिसीव करने को कहा और 16 तारीख को उन्होंने स्टेट अथॉरिटीज़ को कहा कि पूरे इंटायर यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी पुलिस बर्बरता हुई है उस संबंध में कोर्ट को अवगत कराया जाए, फिर उस दिन फर्दर कोई ऑर्डर पास किया जाए। लेकिन कानूनदानों का ख्याल है कि यूपी पुलिस ने मुजाहिरीन के साथ जिस बर्बरियत का सबूत दिया उसकी मिसाल माजी में कहीं नहीं मिलती। इन कानूनदानों का कहना है कि अवाम को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले इन पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि अदालत से उनकी पहली मांग यही है कि कसूरवार पुलिस वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं ये कहना चाहूँगा ये पढ़ने के बाद, सारे पिटिशंस पढ़ने के बाद, कि यूपी पुलिस ने जिस तरह से दमन किया, ऐसा इस देश में कोई पुलिस ऐसा बिहेव नहीं करता और समय आ गया कि पुलिस के ऊपर कार्रवाई हो। एफआईआर पुलिस ऑफिसर के खिलाफ दर्ज होना चाहिए, ये हमारा मांग है जज साहब से, और आखिर में पुलिस का प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, ये हमारा मांग है जज साहब के साथ। गलत किसी ने भी किया हो, पुलिस ने गलत किया हो या लोकल रेसिडेंट्स ने या स्टूडेंट्स ने गलत किया हो, पर इसकी जांच होना ज़रूरी है। इस टाइम पे निष्पक्षता होना ज़रूरी है। कोर्ट ने खुद ये कहा है कि अगर सरकार में लोगों को भरोसा लगाए रखना है तो इस टाइम पे जांच की आवश्यकता है, ताकि लोगों को भरोसा जागे सरकार के अंदर। वुकला का कहना है कि यूपी में एहतजाजियों के खिलाफ जिस बड़े पैमाने पर पुलिस ने तशद्दुद किया उसको अदालत में साबित करना और कसूरवार पुलिस एहलकारों को सजा दिलाना एक बड़ा चैलेंज है। वुकला का कहना है कि पुलिस से ज्यादतियों के खिलाफ शुरू की गई ये कानूनी लड़ाई अपने अंजाम तक जारी रहेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। 20 दिसंबर को मेरठ तशद्दुद में हलाक और जख्मी हुए अफराद की कानूनी मदद की ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने पेशकश की है। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने वुकला का एक पैनल तैयार करके उनके मोबाइल नंबर भी तकसीम किए हैं। लॉयर्स यूनियन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की टीम ने गुज़िश्ता दिनों तशद्दुद मुतासरा इलाकों का दौरा किया था और मुतासरीन से मुलाकात करके उनकी हर तरह की कानूनी मदद करने का वादा भी किया था। इंडिया लॉयर्स यूनियन की अपनी एक मीटिंग हुई, हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग की, उसमें सब लोगों से सर्वसम्मति से ये पारित किया गया कि हम लोग उन पीड़ित इलाकों को भी देखेंगे, जाकर के उनसे मिलेंगे भी और अपनी तरफ से उनको ये कहेंगे। हमने अपना पैनल घोषित कर दिया है कि जिस तरह की भी कानूनी मदद हमसे हो सकती है हम उन पीड़ितों को कानूनी मदद फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। सब लोगों ने वहाँ जाकर के देखा है तो बहुत ही गरीब लोग हैं, सब हैंड टू माउथ है, मजदूर टाइप के लोग हैं जो मरे हैं, तो उनकी मदद मुख्तलिफ़ किस्म से लोग अब अपने अपने इंडिविजुअल तौर पे कर भी रहे हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां भी कर रही हैं, लेकिन हम चूँकि कानूनी आदमी हैं हम तो कानून की मदद कर सकते हैं। कचहरी कैंपस में जो भी काम होगा उनका होगा, संवैधानिक रूप में आकर के उस काम को हम उनकी मदद करेंगे। उनको एक मीटिंग करके, क्योंकि अकेले नहीं लड़ सकते, उनको मीटिंग करके वकीलों की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वकीलों का एक पैनल उनको बताएगा और वो पैनल फिर हाईकोर्ट भी जा सकता है। हाईकोर्ट से डायरेक्शन दिलवाई जा सकती है प्रशासन को। तो इसमें उन लोगों को हमारी सलाह ये है कि उनको वकीलों से मिलना चाहिए, वकीलों के पैनल से मिलना चाहिए। यूपी में पूरी तरीके से तानाशाही चल रही है और गरीबों को कुचला जा रहा है। एक ऐसा दमन चक्र चल रहा है जिससे कि हमारे यहाँ
भाई भाई आपस में लड़ जाएं, हिंदू मुसलमान आपस में एक दूसरे को नफ़रत की निगाह से देखने लगे। इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए, इस पे लगाम लगनी चाहिए। और जो पीड़ित पक्ष हैं उन सब के लिए हमारी ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने अपने फ़ोन नंबर्स दिए हैं, उन लोगों को आके हमारे से मिलना चाहिए, हम उनकी हर संभव मदद करेंगे। एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी के कानूनी मुशीर और एएमयू मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी गुजार मारूफ वकील असद हयात खान ने आज बाब सैयद पर जारी धरने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि एएमयू इंतजामिया जिला इंतजामिया के दबाव में काम कर रहा है और तलबा के खिलाफ इसको सच बोलना चाहिए। हम एक बात साफ कह देना चाहते हैं कि हम फेयर इन्वेस्टिगेशन हर हाल में कराएंगे और किसी भी ऐसे एलिमेंट की हर उस कोशिश को नाकाम करेंगे जो झूठ यहाँ पर मढ़ने की कोशिश करेगा या सबूत को मिटवाएगा या किसी को बचाने की कोशिश। इत्तेहाद और तालीम वक्त की अहम ज़रूरतें हैं। अगर इन ज़रूरतों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाला वक्त अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के लिए मज़ीद दुश्वारियां लेकर सामने आएगा। इन ख्यालात का इजहार शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से लखनऊ में किया गया। पेश लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुल्क के बदलते हालात के तनाजुर में खुसूसी मीटिंग के जरिए तबादला ख्याल किया और मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि ये वक्त मुहासबे और खुसूसी तदबीरें करने का है। ज़रूरत इसी बात की है कि अब मसलकी और मकतबी तजादात को पसे पुश डालकर अक़लियती मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका कोशिशें की जाए। तालीमी मेयार को बुलंद किया जाए और शियों के मसाइल जो हुकूमती मामलात में पेंडिंग में पड़े हुए हैं उनको कम से कम हल कराने की कोशिश की जाए। इस्लाम मुखालिफ ताकतें अपनी साजिशों में इसीलिए कामयाब हो जाती हैं क्योंकि मुस्लिम तबके के लोग अपने ही दाखिली इंतशारात को खत्म नहीं कर पाए। लिहाजा इस सिमत में खास तौर पर काम करने की बेहद जरूरत है। आपसी भाईचारा बना रहे और कौम का काम साथ चल के हो सकता है। हम अलग बैठे हैं, आप अलग बैठे तो ये फिर अना की लड़ाई हो गई, फिर ये कौम की बात नहीं होगी। लिहाजा हम अना की लड़ाई नहीं चाहते, इसलिए कि इख्तलाफात, ये मेरा इदारा, ये आपका इदारा, ये मेरा मदरसा, ये आपका मदरसा, ये हमारे लोग, ये आपके लोग, ये बहुत दिन नहीं चल पाएगा। अगर से मिल्लत की हम इस्लाह चाहते हैं तो हमको सबको साथ ले चलने के लिए साथ लेके चलना है। आज उसी फिक्र की जरूरत है जिसका इजहार शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से किया गया। बोर्ड की जानिब से इस बात की खास तौर पर वजाहत की गई कि CAA और NRC के मामले में बोर्ड उन लोगों के साथ है जो कि मुल्क के आईन और दस्तूर को सेकुलर बनाए रखने के लिए कोशा है। साथ ही ईरान के खिलाफ अमेरिका के जालिमाना रवैये की भी यहाँ सख्त मजम्मत की गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। मुल्कगीर पैमाने पर ट्रेड यूनियन की हड़ताल के ऐलान के बाद आज मेरठ में बंद का तो असर नहीं नजर आया, लेकिन यूपी बैंक एम्प्लॉयज और दीगर यूनियनों ने कमिश्नरी चौराहे के चौधरी चरण सिंह पार्क में एहतजाजी मुजाहिरा किया और मरकजी हुकूमत की पॉलिसी को करीब और मुल्क मुखालिफ करार दिया। सितंबर 2019 को संसद के सामने खड़े होकर सरकार को ज्ञापन देकर हमने ये मांग करी थी कि इन तमाम समस्याओं का समाधान होना चाहिए। किन समस्याओं का समाधान होना चाहिए? हिंदुस्तान के लोगों को आपने वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। हमारा ये अनुभव है कि आज़ादी के बाद 8% की दर से बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर सरमाया हो रही है। इससे पहले कभी इतनी बेरोजगारी नहीं हुई। आप रोजगार दे नहीं हैं, रोजगार छीन रहे हैं। BSL के 85,000 कर्मचारियों को फोर्सफुली आपके द्वारा रिटायर किया गया, उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है। उनके तमाम जो रिटायरमेंट बेनिफिट हैं वो सीज कर दिए गए हैं, वो नहीं दिए जा रहे हैं। BSL की तमाम संपत्ति को खुर्द करके बेचने का काम किया जा रहा है। बैंकों को मर्ज करके कर्मचारियों को मर्डर करने की तैयारी की जा रही है। इनका सरकार का शगुफा है, ये जबरदस्ती इस देश को बांटना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम के अंदर बांटना चाहते हैं, जातियों में बांटना चाहते हैं, धर्म के नाम पे देश को बांटना चाहते हैं। लेकिन जो हमारा देश है, जो हमारी देश की जनता है, वो समझती है कि ये सरकार किस तरह चल रही है। उसी का ये परिणाम है। झारखंड में आपने देख लिया, आगे और देखेंगे।
8 जनवरी 1877 को मुस्लिम कौम सर सैयद अहमद खान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने की शुरुआत हो चुकी थी। आज जो तनावर दरख्त हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में नज़र आता है, उसकी शुरुआत 1875 को मदरसतुल उलूम के तौर पर हुई और आज ही के दिन 8 जनवरी को वो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में तब्दील हो गया और कॉलेज की जो बिल्डिंग सबसे पहले वजूद में आई वो इमारत मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्ट्रेची हॉल है, जिसका इफ्तिताह उस वक्त के वाइसराय लॉर्ड लिटन ने किया था। दिन बहुत ही तारीखी दिन है, क्योंकि आपको जैसे मालूम है कि मदरसातुल उलूम 1875 में सर सैयद की ये कहना काबिशों कोशिशों से कायम हुआ था और 8 जनवरी यानी आज के दिन 1877 में ये एलिवेट होकर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रखा था। इसकी संगे बुनियाद इसी जगह पर जो स्ट्रेची हॉल अब है, यहाँ पर तंबू गाड़ के लॉर्ड लिटन वाइसराय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस टाइम पे थे, उन्होंने एमएओ कॉलेज की संगे बुनियाद रखी थी। मारूफ फिल्म अदाकारा दीपिका पाडुकोन का जेएनयू जाकर खामोश एहतजाज शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमों को पसंद नहीं आ रहा है। आज अलीगढ़ में अखंड भारत हिंदू सेना ने उनकी अनकरीब रिलीज होने वाली फिल्म छपाक न चलने देने का ऐलान किया है। तंजीम के सदर दीपक शर्मा आज़ाद ने आज मीडिया को बताया वो शहर के सिनेमा घरों में होर्डिंग लगवा रहे हैं ताकि लोग उनकी फिल्म देखने न आए और अगर आए तो अपना बीमा करा लें। निर्भया इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने मुजरिमों की मौत का परवाना जारी कर दिया है। 22 जनवरी को सुबह 7 बजे चारों मुजरिमों को फांसी दी जाएगी। जो जल्लाद इन मुजरिमों को फांसी के तख्ते पर लटकाएगा, उस जल्लाद के क्या ख्यालात हैं, न्यूज़ 18 नुमाइंदे अमीश श्रीवास्तव ने बात की। छिपता नहीं और गुनहगार कभी बचता नहीं। निर्भया कांड के चारों दोषी फांसी के फंदे पर लटकने के लिए तैयार हो जाएं और मेरठ का पवन जल्लाद उनको लटकाने के लिए तैयार है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं खुद पवन जल्लाद, जिन्होंने वर्षों का इंतजार किया है। जब ये घटना 16 दिसंबर 2012 को हुई थी, तब से लेकर आज तक पवन जल्लाद सिर्फ एक वाक्य कहते आए हैं कि ऐसे दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाने का अगर उन्हें मौका मिले तो वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा होगा। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं खुद पवन जल्लाद। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसका इंतजार आप वर्षों से कर रहे थे। पिछले 7 वर्षों से आप इंतजार कर रहे थे कि कब ऐसा लम्हा आएगा और कब आप निर्भया कांड के दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाएंगे। क्या तैयारियां चल रही हैं फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए इन चारों को? तिहाड़ जेल में चलेगी, अगर मैं मुझे बुलाया तो भी जरूर मैं जाऊंगा, जरूर। जो उनका जो है वेट चेक करा जाएगा, रास्ता चेक करा जाएगा, फिर जो टाइम जो मुकर्रर करा है जो फांसी का, फिर उसी हिसाब से दी जाएगी उनको। कितनी खुशी मिली आपको आज? जितना खुश हमको लगता है निर्भया की माँ है, जितना खुश निर्भया के पिता है, उतने ही खुश आप भी हैं। उनके माँ बाप को बहुत खुशी मिलेगी और मुझे भी सुकून मिलेगा। और जिस तरह से ये कांड हुआ और ये दोषी आज फांसी के फंदे तक पहुंच रहे हैं, यकीनन आपने हमेशा कहा है कि जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा है और आप ये भी अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि अगर इनको सार्वजनिक तौर पर फांसी देने का मौका मिले तो आपको और खुशी होगी। क्या? बिल्कुल, मुझे खुशी होगी बहुत। क्या ऐसे दोषियों को चौराहे पर लटकाना चाहिए? चौराहे पर तो न्यायपालिका भी जो न्यायपालिका का जो फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। आप माता काली के भक्त हैं, आपका बेहद नरम दिल है और आपके घर में मैं देख रहा हूं कि कहीं सरस्वती माता की फोटो लगी है, कहीं भगवान हनुमान जी की फोटो लगी है। जो ऐसे काम करते हैं उनको क्या बख्शे, उनकी बख्शाइश नहीं है। जो ऐसे काम कर रहे हैं उनको तो सख्त से सख्त फांसी दी जानी चाहिए। उनको तो फांसी देने के पहले क्या क्या प्रक्रिया का पालन किया जाता है? आप अपने दादा के पास साथ भी जाया करते थे, अपने पिताजी के साथ भी जाया करते थे। रंगा और बिल्ला को फांसी देने का अगर किसी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो आप ही के परिवार को प्राप्त हुआ है। और अब जबकि इस देश में आज तक किसी को भी 4 लोगों को फांसी नहीं दी गई है, इससे बड़ा लम्हा और कोई हो नहीं सकता। तैयारियां क्या क्या होती हैं, कैसे करते हैं, रास्ता कैसे चेक करते हैं और कैसे इनको एक ही तख्ते में चारों लोगों को लटकाया जाएगा? दादाजी ने 2 करे थे, मैं 4 कर रिकॉर्ड तोड़ा दादाजी का। हाँ, दादाजी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे आप। निर्भया की माँ से आप क्या कहना चाहेंगे? निर्भया के सबूत देना चाहता हूँ कि मैं उनको जो आप जो न्यायपालिका भरोसा रखे, आप बेफिक्र रहे, उनको भी सुकून मिलेगा, उनको न्याय मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है। और आप जैसे ही आपके पास निर्देश आएगा, आदेश आएगा शासन की तरफ से, कहा जाएगा, क्योंकि जल्लाद पूरे देश में बहुत ही कम है, आप गिने चुने जल्लादों में से एक हैं। उत्तर प्रदेश में 2 जल्लाद हैं, मात्र एक इलियास भाई हैं लखनऊ में और दूसरे आप हैं। और
उन्होंने मना कर दिया तो बचे आप, यानी आप ही को फांसी देनी है, ये तय है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, रेडी हूँ। तो अब बस उन्हें इंतजार है 22 जनवरी की तारीख का। 22 जनवरी की ये तारीख, और 4 दोषी फांसी के फंदे पर झूल जाएंगे। पवन जल्लाद रेडी है, तैयार है, और वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जैसे ही सुब्रिटेंडेंट का इशारा होगा वैसे ही वो ट्रिगर दबा देंगे और वैसे ही ये चारों दोषी ऊपर पहुंचा दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 मेरठ। नाज़रीन, वक्त हो गया बिहार की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। शेल्टर होम में किसी लड़की का नहीं हुआ कत्ल। झारखंड इजलास का आज आखिरी दिन। तबरेज अंसारी कत्ल मामले पर हंगामा। कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी का इल्जाम, तबरेज अंसारी को कत्ल करने वाला बीजेपी का रुकन। पटना इज्तिमाई इस्मत रेजी में हाथ मलती रह गई पुलिस। असल मुलजिम विनायक सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर। एक मुलजिम अब भी गिरफ्त से बाहर। सृजन घोटाला मामले में पहली बार बड़ी कार्रवाई। भागलपुर के मौजूदा डीएम वीरेंद्र यादव समेत 10 पर चार्जशीट दायर। बीबीए की तालिबान से इज्तिमाई इस्मत रेजी मामले में पुलिस हाथ मलती रह गई और असल मुलजिम विनायक सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस खाक छान रही थी, लेकिन विनायक सिंह ने पुलिस से बचकर सीधे कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट में सरेंडर के बाद उसे अदालती तहवील में जेल भेज दिया गया। वाज़ेह है कि इस मामले का एक और मुलजिम अभी भी फरार है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है। सीबीआई के मुताबिक शेल्टर होम में किसी लड़की का कत्ल नहीं हुआ था। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल सीबीआई की जानिब से पेश हुए थे। सीबीआई ने दावा किया है कि कत्ल के कोई सबूत नहीं है। तमाम 35 लड़कियों को जिंदा पाया गया है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने बेहद अहम खुलासे किए। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने अपने सीलबंद लिफाफे में यह कहा कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में किसी भी लड़की का मर्डर नहीं किया गया है। हालांकि पीड़ितों के द्वारा जो बयान दिया गया था, जो बताया गया था कि 35 लड़कियों का मर्डर किया गया है और उनको वहीं आसपास कहीं दफना दिया गया है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि तमाम 35 लड़कियों को अलग अलग लोकेशन से रिकवर किया गया है, वो सुरक्षित हैं, लेकिन जो हड्डियां मिली हैं वो किसी भी लड़की की नहीं है, वो किसी वयस्क की है। लेकिन बड़ा सवाल इस मामले में अभी भी यह है कि जो हड्डी का कंकाल मिला वो किसका है, ये जांच का पहलू है। हालांकि सीबीआई ने अपने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि जो तमाम अधिकारी अपनी रिपोर्ट में सीबीआई ने शामिल किए हैं, जिनके नाम शामिल किए हैं, उन तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई की जरूरत है। कुछ बड़े अधिकारी सीबीआई के रडार पे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि अभी इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है और ऐसे में जल्द ही इस रिपोर्ट में और भी खुलासे किए जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के इस अभी रिपोर्ट पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। सीबीआई की इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट अभी देखेगा, लेकिन जो अहम खुलासा है वो यही है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में जिन 35 लड़कियों के मृत होने की बात कही जा रही थी वो फिलहाल सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में गलत बताया है और तमाम लड़कियों को सीबीआई ने सुरक्षित रिकवर किया है। कैमरामैन मुनमुन के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। पटना के गांधी मैदान में सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ खामोश एहतजाज कर रहे लोगों को पुलिस की जानिब से हटा दिया गया है। पुलिस ने अदालत का हवाला देते हुए कहा कि शहर के कल्ब में सड़क किनारे धरना नहीं दिया जा सकता है। हालांकि गुज़िश्ता 6 दिनों से लोकतांत्रिक जन पहल के ज़ेर एहतमाम गांधी मैदान में खामोश एहतजाज किया जा रहा था। पुलिस ने धरना पर बैठे लोगों को
गुरदनी बाग अपनी गाड़ी से पहुंचा दिया है। इस मौके पर पुलिस और एहतजाज कर रहे लोगों से बात की हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने। CAA, NPR और NRC के खिलाफ कई रोज से ये पटना का गांधी मैदान है, यहाँ पे खामोश एहतजाज हो रहा है। लोकतांत्रिक जनपहल की जानिब से अनशन पर लोग बैठे हुए हैं। आप देखिए यहाँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन आई हुई है और इन्हें हटाया जा रहा है यहाँ से। ये कहा जा रहा है कि अब आपका धरना बहुत हुआ, एहतजाज बहुत हुआ, अब यहाँ से चलिए। आप देखिए कि जो इस एहतजाज को जो क़यादत कर रही हैं कंचन जी, वो फैसला किया है। ये हम लोगों ने इनको कहा कि हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे क्योंकि हम लोगों का अनशन है और कल तक का अनशन है। हम लोग पीसफुली हम लोग करते हैं। ये लोग गर्दनी बाग में हम लोग मैदान को तो दिखाना नहीं है, बगल में थाना है गर्दनी बाग, हम लोग को उसको दिखाना नहीं। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो समाज में जागरण के लिए, लोग जाने कि क्या है NCR NPR। आज हटाने की बात की जा रही है। ये लोग हम लोगों को यहाँ से उठा के ये बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं बैठने देंगे। तो 2-3 था कि आप यहाँ से आप हटा सकते हैं, हम नहीं हट सकते। तो ये लोग हम लोगों को अपनी गाड़ी से उठा के ले जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है सर? इन लोगों को हटाया जा रहा है या क्या हो रहा है? देखिए, रोड और रोड फ्लैंग जो है रोड का हिस्सा है और उस पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कोई धरना प्रदर्शन गतिविधि यहाँ नहीं हो सकती। इसके लिए उनके आदेशानुसार जो गर्दनी बाग में धरना स्थल तय किया गया। आज हम लोग कई दिनों से NCR NPR के खिलाफ कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे। पहले तो अंदर एहतजाज कर रहे थे, बड़े पीसफुल ढंग से कर रहे थे, लेकिन आज वो लोग अपनी ताकत की दिखलाते हुए कोई कह रहे हैं कि मैं DM हूँ, कोई DSP हूँ, इस तरह का प्रेशर। आज आप लोगों को हटाया जा रहा है यहाँ से। आज हम लोग तो कई दिनों से यहाँ पहले गांधी मैदान में थे, वहाँ से हटाया गया 26 जनवरी का ये लेकर के, तो हम लोग बाहर आके बैठे हैं। और ये जो मसला है पूरे देश का है, किसी डिपार्टमेंट का तो नहीं। हम सैलरी तो नहीं मांग रहे हैं, ये देश का मसला, देश के रोड पे हम लोग हैं। तो अल्टीमेटली जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि अब यहाँ से जाना होगा। आप क्या कहेंगे मैम, आप भी जो है इसमें शामिल? मेरा यही कहना है कि NPA NRC और इसके खिलाफ हम लोग है, CAA के खिलाफ में है। पहले ये लोग गांधी स्टैचू के पास बैठे थे, वहाँ से हटाया गया तो सड़क के किनारे आ गए। आप देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी पीसफुली तरीके से बैठे हुए थे, जहाँ अलग अलग मकतब फ़िक्र के लोग रोज़ाना इनके एहतजाज में शामिल हो रहे थे। यहाँ कोई मज़हब नहीं था, यहाँ कोई नज़रिया नहीं था। यहाँ एक सवाल को लेकर जो है लोग खड़े थे कि CAA NPR और NRC के ख़िलाफ़ जो है जो मामला है, जो मौजूदा सियासी जो मौजूदा हालात बने हैं उसको लेकर जो है ये लोग बैठे हुए थे। अब यहाँ से इन्हें हटाया जा रहा है और इन लोगों ने डिसाइड किया है नहीं जाने का, बावजूद इसके इनको यहाँ से हटाने का फरमान जारी किया है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में उर्दू के 2 अहम इदारे गुज़िश्ता 1 साल से तहलील है। उर्दू मशावरती कमेटी और उर्दू एकेडमी मुहिबान उर्दू की जानिब से इन इदारों को तश्कील देने का मुतालबा लगातार किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत की अब तक नींद नहीं खुली है। उधर RJD इस मामले पर असेंबली में सवाल उठाने की तैयारी कर रही है। वहीं उर्दू को आइंदा असेंबली इंतखाबात का मुद्दा बनाने का ऐलान किया है। वहीं JDU के लीडर इस मसले पर बात करने को तैयार नहीं है। हालत यह है कि महकमे अक़लियती फ़लाह के वज़ीर, जिनके महकमे के मातहत उर्दू एकेडमी आता है, वो भी इस मसले पर बात करने से साफ इनकार कर रहे हैं। उर्दू मशावरती कमेटी राजभाषा के मातहत है और राजभाषा का महकमा वज़ीर आला के पास है। अब सवाल है कि असेंबली इंतखाब से पहले ये इदारे तश्कील हो पाएंगे या नहीं। चेयरमैन नहीं है, कमेटी नहीं है, डिफॉल्ट है एकदम 1 साल से, तो किस तरह से उर्दू का फ़रोग होगा, किस तरह से उर्दू की तरक्की होगी, आम आवाम तक कैसे उर्दू दाँ तक पहुँचेगी उर्दू। तो इस इशू को हम लोग आने वाले जो असेंबली में भी हम लोग इसको उठाएंगे और इलेक्शन मुद्दा भी बनाएंगे। आप उर्दू के बहीखाब बनते हैं, लेकिन उर्दू को हाशिए पर खड़ा कर दिया है। उर्दू दाँ को ये अंदाज़ा भी नहीं लगता है कि हमारे लिए उर्दू की आबादी के लिए, कुछ उर्दू पढ़ने वालों के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए उर्दू एडवाइजरी बोर्ड बना और उसको भी आप ठंडे बस्ते में डाल दिए। पटना के राजेंद्र नगर में पुलिस और तलबा तंजीम में AISF के बीच झड़प हो गई। हंगामे के बाद पुलिस ने 3 तलबा को हिरासत में ले लिया। वहीं तलबा ने पुलिस पर गाली देने का इल्जाम लगाया।
मुख्तलिफ मुतालबात के साथ ट्रेड यूनियन के बंद पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी ने बंद की हिमायत करते हुए इसे मरकजी हुकूमत की लेबर मुखालिफ पॉलिसियों का नतीजा बताया है। आरजेडी और कांग्रेस लीडर प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि मरकज की पॉलिसियों की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जबकि जेडीयू ने कहा कि मरकज को कामगारों और मजदूरों की जायज मांगों को हर हाल में पूरा करना चाहिए। और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को लगता है बंद करने की साजिश हो रही है ताकि ये सब बंद हो जाए और जो सरकार समर्थित कुछ बड़े पूंजीपति हैं उनका एक तरफा राज चलता रहे। प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिन्होंने दिन रात एक करके देश को समृद्धि के ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, इसलिए उनकी मांगों को निश्चित तौर पर सुना जाना चाहिए और जो कदम उठाए जा सकते हैं उनको उठाया जाना चाहिए। सभी लोग परेशान हैं, मजदूर हो, किसान हो, केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, बैंकर्स हो, हर लोग त्राहिमाम कर रहा है। ये स्थिति रही तो आंदोलन के लिए लोग तो सड़क पर उतरेंगे ही। जमुई पहुंचे आरजेडी के तर्जुमान भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि 2020 के बिहार असेंबली इंतखाबात में जेडीयू 2 हिस्सों तक सिमट कर रह जाएगी। भाई वीरेंद्र ने इस मौके पर बीजेपी और नीतीश कुमार पर जमकर जबानी हमले किए। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी को अगर भूलवश भी अगर राजद ले लिया तो राजद और जदयू का बंटा ढाड़ हो जाएगा और बिहार के लोग माफ नहीं करेंगे। अच्छा, जैसे आपको मैं बता दूं, आज घोषणा कर रहे हैं कि 2020 में जनता दल यू 2 अंक में चुनाव नहीं जीतने जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।